कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। फाइनली दिवाली अब खत्म हो गई है, मौज मस्ती सब खत्म। आई होप आप लोग घर से वापस आ चुके होंगे और हमारी भी वीडियोस में थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि घर जाना था, तो घर से आने के बाद चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी थी कि उसको मैनेज करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर रूटीन। पढ़ाई का वही रूल रखिएगा जिस तरह से आप पहले पढ़ते आए थे। दिवाली की छुट्टियां हुई थी, आप लोग घर गए थे, थोड़ा मेंटल स्टेटस बिगड़ा ही होगा। घर एक ऐसी चीज़ ही है जहाँ पढ़ाई का मन नहीं करता, स्पेशली फेस्टिवल्स में तो और नहीं मन करता। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं वही मन वही तन मन धन के साथ फिर से लगते हैं अपने काम में। तो चलिए आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको देखते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही पढ़ा था, लेकिन ओल्ड वर्जन था, जिसको अगर इंग्लिश उसका ट्रांसलेटेड वर्जन देखा जाए तो वह इंडियन एविडेंस एक्ट था। बट यह इंग्लिश वर्जन में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और हिंदी वर्जन में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है। तो अब देखते हैं ये बेयर एक्ट क्या कहता है। सबसे पहले आप बेयर एक्ट ओपन करते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया पहले, फिर या फिर इंडेक्सिंग की बात किया जाए तो इसमें देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये पार्ट 4 आपको ऐसे मिल जाएगा और इसमें ओवरऑल 170 सेक्शंस हैं। पिछले वाले में आई थिंक 167 सेक्शंस थे और इसमें कुछ सेक्शन को ऐड किया गया है। ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें जो कि हमारा प्रिलिमिनरी है, पार्ट 1 चैप्टर 1, तो ये कंपैरिजन दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अब चलिए इधर बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर हम नाम की बात करें तो यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इसका एक्ट नंबर 47 है। एक्ट नंबर क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं एक्ट नंबर के बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक्ट नंबर होता है, ये आपका ईयर है 2023 में ये एक्ट बना था और इस 2023 में जो एक्ट बना था उसमें 47 नंबर पे आपका ये बीएस से बना था, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47 नंबर पे बना था और इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में सेट करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। एक्ट नंबर हो गया, ये प्रेसिडेंट का एसेंट हो गया। और अब इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। निष्पक्ष विचारण का मतलब है कि बिना किसी के पक्ष में जा करके, दोनों लोगों का सुन करके, समझ करके, जैसा जैसा फिर साबित होता है, तथ्यों को साबित किया जाता है, उन बातों पर विशेष ध्यान दे करके तब विचारण करना। ऐसा नहीं कि बस एक लोगों का सुनना है, उन्हीं के फेवर में हमारा जजमेंट दे देना है। तो निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों को, जो साक्ष्य के नियम दिए गए हैं और सिद्धांत दिए गए हैं, उनको समेकित करना। समेकित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना और तथा उनके उपबंध के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। और भाग 1 की बात करें तो पहला क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम इसका क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और यह कहाँ कहाँ पर लागू होगा, क्या लिखा है इसमें, यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों में, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, को लागू होता है। या किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों में जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है, सिर्फ उनको ही लागू होगा। किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी शपथ पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होगा। मतलब ये तो बता दिया कि न्यायालय पर लागू होगा और न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा, और यह भी बता दे रहा है कि ना तो ये किसी शपथ पत्र पर लागू होगा और ना ही ये किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होगा। लेकिन एक बात और आप लोग पॉइंट करिएगा कि ये शपथ पत्र की बात कर रहा है जब वह जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। यदि वह एफिडेविट जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाता है तो भी वह न्यायिक कार्यवाहियों में आ जाता है, तो शपथ पत्र पर भी यह अप्लाई होता है। लेकिन यदि वह जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है तब वह शपथ पत्र पर अप्लाई नहीं होगा।
तो यह उस तारीख को, थर्ड क्लॉज है, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो अब इसके बारे में तो आप लोग जान भी रहे होंगे, ये सब चीजें तो हम लोगों के सामने हुई हैं। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 1 जुलाई 2024 के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यह 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुआ था। और अब ये देखिए सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है। डेफिनेशन क्लॉज में इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इसका अर्थ होता है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो परिभाषा खंड में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, यदि इनका संदर्भ कुछ और निकलता हो कहीं पर, तो तब यह परिभाषा अप्लाई नहीं होगी। जब तक सेम मीनिंग निकल रहा है, इस एक्ट में कोर्ट का मतलब सेम कोर्ट है जिस कोर्ट की यह बात कर रहा है, तभी यह अप्लाई होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, न्यायालय की। न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। न्यायालय कौन होगा, सभी न्यायाधीश। न्यायाधीश की परिभाषा आप लोग देखे होंगे, तो आप लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायाधीश की परिभाषा पढ़ने को मिलेगी। और जनरल क्लॉज साधारण उपखंड अधिनियम में आपको मजिस्ट्रेट की परिभाषा मिल जाएगी। और मध्यस्थों के सिवाय, मतलब इसका अगर आप एक्सेप्शन देखेंगे, अपवाद देखेंगे, तो मध्यस्थ को न्यायालय नहीं माना गया है। और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, और जिनको साक्ष्य लेने के लिए अथॉरिटी दी गई है वे सभी व्यक्ति न्यायालय माने जाते हैं। अब सेकंड की बात करें, जो ख पे है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अगर इसमें डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, मतलब इसमें साक्ष्य मांगना ही नहीं है, जो है वह निश्चय है, मतलब कंफर्म है। तो यदि एक फैक्ट है, ठीक, एक फैक्ट से करेक्टेड दूसरा फैक्ट है, तो यदि एक फैक्ट अगर आप प्रूफ कर दे रहे हैं तो दूसरे फैक्ट को आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रूफ माना जाएगा। तो आपको इसमें साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन सब का जैसे निश्चायक सबूत सॉरी जैसे निश्चायक सबूत हुआ, साबित हुआ, ना साबित हुआ, दस्तावेज हुआ और फिर सुसंगत हुआ, इन सब पे शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। तो इन सब की ड्राफ्टिंग कैसे होगी और फिर इनमें इनको समझना कैसे है, तो इन सब का एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे जिन पर क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब जैसे न्यायालय वगैरह पे तो आपके फ्री में क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन निश्चायक सबूत हुआ, ये साबित ना साबित, उपधारणा कर सकेगा, दस्तावेज, सुसंगतता, इन सब पर थोड़ा शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो इन सब की आंसर राइटिंग के साथ आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए अभी जनरली देखते हैं, फिर एक एक वर्डिंग को लेकर के फिर लॉन्ग वीडियो में अपलोड हो जाएगी आपके लिए। तो अगर ना साबित की बात करें, तो ना साबित की परिभाषा है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, अगर एक एक शब्द की बात करें, तो जब न्यायालय अपने समक्ष, मतलब न्यायालय के समक्ष कोई प्रोसीडिंग चल रही है, विषयों पर विचार करने के पश्चात जितनी चीजें उसके सामने पेश की गई हैं उन पर सोचने समझने, जितना वो लोग प्रूफ तथ्यों को करा पा रहे हैं उन सबको देखने के पश्चात, या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, कि जो तथ्य को साबित करना है उस तथ्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो अगर सीधी लैंग्वेज में समझा जाए इसे, तो न्यायालय के समक्ष जो भी बातें रखी गई हैं उसको सोचने समझने के बाद न्यायालय को यह लग रहा है कि इसका ये सारी बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, या तो नहीं करती हैं, या ऐसी संभावना बन रही है, या ऐसी अधिक संभावना बन रही है कि एक जो नॉर्मल पर्सन भी है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, प्रज्ञावान व्यक्ति है, उसको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसी चीजें ना साबित मानी जाएंगी। और अगर अगला दस्तावेज की बात करें, तो दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन के द्वारा, कोई पदार्थ, कोई मटेरियल रहे या कोई मैटर रहे जिस पर
आप अक्षरों से या अंकों से या चिन्हों के साधन द्वारा, इनमें से किसी द्वारा भी या सब के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या किसी एक के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है। मतलब अभिव्यक्त उसको एक्सप्रेस किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है या उस पदार्थ पर अभिलेखबद्ध करवाया गया, मतलब जैसे खुदवा करके लिखवाया जाता है वो करवाया गया, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आ गया है, इसको नया ऐड किया गया है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है। तो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ को ये लोग ज़्यादा मान्यता देना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले जैसे था कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग वगैरह को ऐसे नहीं प्रूफ माना जाता था, बट अब माना जाता है। तो यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लेख दस्तावेज है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है, धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, उपहासांकन दस्तावेज है। तो इन सब की एक प्रॉपर वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी विथ आंसर राइटिंग, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला बात करें तो ईमेल, सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वाले के एग्जाम्पल हैं। तो अब आगे देखते हैं साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत क्या आते हैं। साक्ष्य, एविडेंस, जो आप सब्जेक्ट है आपका। साक्ष्य सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं। जितने भी स्टेटमेंट हैं, सभी कथन, ऑल स्टेटमेंट्स क्या हैं, साक्ष्य हैं, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या उपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। मतलब ऑल स्टेटमेंट जो किससे संबंधित हो, तथ्य के विषयों से संबंधित हो, वो सब क्या कहलाएंगे, मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। आखिर कहलाएंगे साक्ष्य ही। ऑल स्टेटमेंट्स, सभी कथन हमारे क्या कहलाएंगे, मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। और ये किससे संबंधित होने चाहिए, जो हमारे तथ्य हैं उनसे संबंधित होने चाहिए। और इसको पेश करने के लिए कौन कहेगा, न्यायालय कहेगा। किससे कहेगा, अपने समक्ष साक्षियों से कहेगा कि आप इनको पेश करिए, फिर अनुज्ञा देगा या यह उपेक्षा करेगा कि आप करेंगे। और सेकंड देखिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक है और ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ओनरशिप है कि नहीं है, आपका पोजीशन है नहीं है, इन सब का अगर आप डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो वह सब क्या कहलाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीजें। अब आगे तथ्य की बात करते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती हैं, क्या आती हैं, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। समझ रहे हो, जिनको आप इंद्रियों से, इंद्रियां कितनी है, आई थिंक आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा। अगर याद होगा तो कितनी इंद्रियां होती हैं आप कमेंट करके बताओगे। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तो जिनको आप इजिली आंखों से देख सकते हो, फील कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, तो जो इंद्रियों द्वारा आपको जानकारी मिल रही हो उससे। या फिर सेकंड है, कोई मानसिक दशा जिसका भान व्यक्ति को हुआ, तो कोई ऐसा मेंटल कंडीशन जिसको वो महसूस कर सके, वह चीज तथ्य कहलाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है, एक तथ्य है। यह कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा है, एक तथ्य है। देखिए, सुनना और देखना, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, इंद्रियों से बोधगम, इंद्रियों से जानकारी मिल रही है, एक तथ्य है। कोई शब्द कहा है तो कहेगा तो इंद्रियों से ही तो कहेगा, एक तथ्य है। अगला, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। ये जो हमारा मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, इसका एग्जाम्पल हमारा ये है, चौथा है। अब आगे देखते हैं विवादित तथ्य। ये भी हमारा कमेंट में पूछता है, शॉर्ट्स में पूछता है, तो इसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। विवादित तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में
किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, आता है। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, मतलब या तो वह तथ्य स्वयं या किसी और तथ्यों से जुड़ करके किसी ऐसे अधिकार, मतलब किसी राइट्स को या किसी लाइबिलिटी को या किसी डिसेबिलिटी को जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया हो या प्रत्याख्यान किया गया हो या उसको डिनाई किया, मना किया गया हो, आता है। मतलब किसी बात को जिससे आपके अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता की उत्पत्ति होती है, जिससे पता चलता है कि हमारा इस पर अधिकार है या कार्य करने का इनको दायित्व दिया गया था, तो इन सब के बारे में यदि उस कार्यवाही में या वाद में एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ यह मेरा अधिकार था या मेरी दायित्व थी, या इन सब चीजों को प्रत्याख्यान, मना किया गया, डिनाई किया गया है कि यह हमारा अधिकार नहीं था, यह हमारी दायित्व नहीं थी, आता है। उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है। तो स्पष्टीकरण अगर देखें तो जब कभी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवाद्यक तथ्य है। यदि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ख की हत्या का क अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं। मतलब क ने ख का मर्डर किया है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें विवाद्यक तथ्य बन सकती हैं। यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की, यहाँ यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, ख की मृत्यु कारित करते समय ख चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। ये विवाद्यक तथ्य बन सकते हैं। अगला देखा जाए, उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा पर भी आपको शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछता है। तो उपधारणा कर सकेगा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो यह तब तक उसको साबित हुआ मान सकेगा जब तक उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता है या उसकी सबूत मांग करके उसके साबित और ना साबित को प्रूफ किया जाएगा। और साबित नहीं हुआ, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो। मतलब उस तथ्य के बारे में ना कोई प्रूफ देकर के उसको कोई एविडेंस देकर के उसको प्रूफ न किया गया हो, और मतलब उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस ना दिया गया हो, तो वह साबित नहीं हुआ माना जाएगा। और साबित का कोई तथ्य साबित किया हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसकी अस्तित्व का इतना अति संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि तथ्य का अस्तित्व है। यह यहाँ पे आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसका जस्ट अपोजिट है। ना साबित की आप लोगों ने यहाँ पे देखिए, ना साबित की आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी है। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर यहाँ अस्तित्व नहीं है तो ना साबित होगा, और यहाँ पर अस्तित्व है तो ये साबित माना जाएगा। मतलब वो ना साबित में निगेटिव बातें चल रही हैं और इसमें एग्जिस्ट करने की बातें, फैक्ट को एग्जिस्ट करने की बातें चल रही हैं। तो सेम है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला सुसंगत की बात करें। जो तथ्य दूसरे तथ्यों से सुसंगत कहा जाता है। कोई तथ्य है, मतलब एक तथ्य है दूसरे तथ्य से सुसंगत का मतलब है कि इनसे जुड़ा हुआ, तब माना जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। ये आप लोग देखेंगे भाग दो में तथ्यों की सुसंगति का चैप्टर दिया गया है। तो वह यही कह रहा है कि यदि वह तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध में, मतलब जो इस अधिनियम के उपबंधों में जितने भी प्रकार की सुसंगतता की बात की गई है, उनमें से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से अगर जुड़ा हुआ है तो वह सुसंगत माना जाएगा।
अब लास्ट देखते हैं, उपधारणा करेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और यदि मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। यह शैल प्रिज्यूम है, जब तक वह ना साबित नहीं किया जाएगा तब तक वह मानेगा कि यह कंफर्म है, इस चीज को मतलब किसी भी फैक्ट को वह मान लेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। जब तक उसको डिस्प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक वह उसको प्रूफ मानेगा। अब सेकंड क्लॉज देखते हैं। इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु आईटी एक्ट और बीएनएसएस और बीएनएस में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है। तो सीधी सी बात है, अगर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जिनका अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आईटी एक्ट और बीएनएसएस और बीएनएस में दिया गया है, तो सेम अर्थ रहेगा जो हमारा बीएनएसएस और आईटी एक्ट में दिया गया है। तो फाइनली अब यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अब पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे आपको, और थोड़ी सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहे हैं, इसका ये बना कैसे और फिर इसका पहले वाला क्यों हटाया गया, ये ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या चेंजेस किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ सेक्शंस को बढ़ा दिया गया है। तो इन सब के बारे में अगली वीडियोस में एक बार प्रॉपर बातें करेंगे। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी तो आप वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।